गुड इवनिंग बच्चों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वोकेबलरी क्लास 7 है और इसमें कुछ नए वर्ड्स और कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस हम लेकर आए हैं। आई होप आपको डेली इडियम्स और फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स आपको याद होंगे और ये सभी एंटोनिम सिनोनिम्स अब रेगुलरली अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए और को रेगुलरली आप इनको याद करते रहिए। तो धीरे 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 आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत पढ़ा करिए ताकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्सीड। देखो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सीड, ACCEDE। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है किसी से सहमत होना। जैसे आपने मुझसे कोई बात बोली और मैं आपकी बात से सहमत हूं, यानी आपकी जो राय है वही मेरी राय है, हम दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, तो वो एक्सीड वर्ब होगा। आप जानते हो सहमत को और एग्री भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अग्री। तो अग्री का मतलब सहमत होना, एग्री का मतलब क्या हो गया? सहमत होना। एक्सीड को आप कैसे याद करोगे? एक्सीड को आप एक्सीडेंट से याद रखो। किससे? एक्सीडेंट से। मैंने कहा कि आपने मुझसे बोला कि सर आप गाड़ी तेज मत चलाया कीजिए, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गाड़ी तेज चलाने से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, खतरा रहता है। तो मैं आपके उस एक्सीडेंट वाले बात से क्या करता हूं? एक्सीड करता हूं। एक्सीडेंट वाली बात से एक्सीड करता हूं। तो एक्सीड का मतलब सहमत होना। मैं आपको एक सेंटेंस से इस वर्ड को समझाता हूं। सेंटेंस लिखा है द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड्स, कि जो सरकार थी उनकी डिमांड्स को सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया, या उनकी डिमांड से वो सहमत हो गई सरकार। ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे असेंट। असेंट का मतलब भी बच्चों सहमत होना होता है। और या कह सकते हैं हम कंसेंट, और या कह सकता हूं मैं किस, ACQUIESCE। याद है ये अकिस पढ़ाया था मैंने, किस। तो अकिस का मतलब होता है सहमत होना, असेंट का मतलब भी और कंसेंट का मतलब भी। असेंट कंसेंट ऐसे याद रखो, असेंट कंसेंट अकिस, असेंट कंसेंट अकिस। ना इसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी इसका एंटोनिम क्या होगा? चलिए बताइए। किसी से सहमत होना तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? उसका ऑपोजिट होगा डिसएग्री, यानी किसी से असहमत होना। डिसएग्री, DISAGREE, डिसएग्री। या फिर हम कह सकते हैं डिसेंट। तो डिसेंट कह दो या डिसएग्री कह दो, एक ही बात है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारे पास एक्कोलेड। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड, ACCOLADE। नाउ एक्कोलेड का मीनिंग क्या हुआ? एक्कोलेड का मतलब होता है बच्चों किसी को बहुत सम्मान, एक रेस्पेक्ट मतलब होता है कि जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो, आप उसकी तारीफ करते हो। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है या तो सम्मान, या फिर हो सकता है तारीफ। तारीफ का मतलब उसकी प्रशंसा। आप किसी की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, तो वो एक्कोलेड है। मैं आपको एक सेंटेंस है इसको समझाता हूं। सेंटेंस लिखा है कि दिस इज द मूवी, मतलब ये वो मूवी है दैट हैज ड्रॉन एक्कोलेड्स फ्रॉम बोथ फैंस एंड क्रिटिक्स। ये वो मूवी है जिसने फैंस यानी अपने जो प्रशंसक हैं और क्रिटिक्स और अपने जो आलोचक हैं, अपने प्रशंसक और अपने आलोचक दोनों से ही क्या प्राप्त किया है? क्या लिया है? ड्रॉन का मतलब लिया है। क्या लिया है? सम्मान और तारीफ ली है। यानी ये एक ऐसी मूवी है जिसने हर व्यक्ति से सम्मान लिया और तारीफ ली। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द सिनोनिम्स? एक्कोलेड के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? यानी सम्मान होगा, यानी ऑनर होगा, HONOUR। या फिर आप कह सकते हैं तारीफ, यानी इसको कह सकते हैं प्रेज। क्या कह सकते हैं? प्रेज। तो ऑनर और प्रेज इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सम्मान और ये। नाउ इसका एंटोनिम क्या होगा? व्हाट कुड बी द एंटोनिम? इसका अपोजिट देखो, सम्मान का अपोजिट क्या होता है? सम्मान का अपोजिट क्या होता है? कि किसी का सम्मान नहीं करना, यानी उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप उसको कुछ गलत
बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति का हम सम्मान नहीं करते या कोई व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करता है तो मे बी हमको वो कुछ गलत कह सकता है। तो यानी किसी व्यक्ति को डांटना, इसका क्या हो सकता है? रिब्यूक। किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं आप, उसको स्कोल्ड कर रहे हैं, तो ये एक क्या हो सकता है इसका एंटोनिम। भाई सम्मान का अपोजिट क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं? डिसरिस्पेक्ट यानी असम्मान भी कह सकते हैं। तो एक्कोलेड का मतलब सम्मान और प्रतीक, और एक्सीड का मतलब क्या हो गया? एग्री। चलिए 2 वर्ड हो गए हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए नेक्स्ट वर्ड है बेडलैम। थर्ड वर्ड है हमारे पास BEDLAM, बेडलैम। चलिए इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति, मैं आपको सेंटेंस से भी समझाऊंगा। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखने गए स्टेडियम में, आपने पैसे दिए, आपने टिकट ली और आप जाके वहां पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद पता चला आपको कि भाई जो क्रिकेट का मैच होने वाला है वो सस्पेंड हो गया, कल हो गया। तो आप सबने क्या कर दिया? वहां पे हंगामा मचा दिया कि नहीं, क्रिकेट का मैच आज ही होना चाहिए, हम इतनी दूर से आए हैं, आज ही मैच देख के जाएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। तो आपने वहां पे हंगामा कर दिया, चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, तो उस हंगामे को क्या कहेंगे? बेडलैम बोलेंगे। क्या है वो हंगामा? बेडलैम। जैसे देखो सेम ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। देखिए इसमें लिखा है कि इट वॉज बेडलैम एट द फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम में बेडलैम था, मतलब हंगामा हो गया। आफ्टर द मैच वॉज सस्पेंडेड। आफ्टर द मैच वॉज सस्पेंडेड का मतलब जब मैच सस्पेंड हो गया तो उसका फुटबॉल स्टेडियम में क्या कर दिया उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा हंगामा, हंगामा या फिर शोर शराबा। क्या हो जाएगा? शोर शराबा इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? सिनोनिम्स, हंगामे का सिनोनिम क्या होगा बच्चों? देखो, अपरोर, UPROAR, बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लेना इसको। सेकंड वर्ड है पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम। और तो अपरोर, पेंडिमोनियम, या हम कह सकते हैं कमोशन, कमोशन, और या मैं कह सकता हूं मेहम। बच्चों ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरोर, पेंडिमोनियम, कमोशन और मेहम। अच्छे से इनको याद कर लेना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसका एंटोनिम क्या होगा? हंगामे का एंटोनिम यानी ऑपोजिट क्या होगा हंगामे का? सोचो, हंगामे का अपोजिट क्या हो सकता है? हंगामे का अपोजिट होगा शांति, बिल्कुल शांत है माहौल, तो इसका अपोजिट होगा पीस, या फिर हम कह सकते हैं कामनेस। कामनेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हंगामे का ऑपोजिट क्या होता है? पीस एंड कामनेस। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है कैलस। देखिए नंबर 4 कैलस, CALLOUS, कैलस। इसको मैं समझाता हूं। कैलस का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो जब प्रेमी और प्रेमिका जब ब्रेकअप करते हैं, जब एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस समय वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। सामने वाला रो रहा है तो उसे रोने दो। तो वहां पर क्या होता है कि वो व्यक्ति कठोर दिल का बन जाता है। क्या होता है? कठोर दिल का, पत्थर दिल हो जाता है। तो कैलस का मतलब क्या हुआ? कैलस का अर्थ हुआ पत्थर दिल। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि आपका एक दोस्त है कैलाश। क्या है? कैलाश। कैलाश से कैलस को याद हो, कैलाश, कैलस, कैलाश, कैलस। कैलाश एक पत्थर दिल व्यक्ति है जिसको दूसरों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको एक सेंटेंस से भी समझाता हूं आपको। देखिए सेंटेंस में लिखा है कि दे हैव कैलस एटीट्यूड, कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो नजरिया है वो बहुत ही कैलस है, मतलब पत्थर दिल जैसा है, नरम नहीं है, बहुत ही हार्ड है। और टुवर्ड्स द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की जो सफरिंग्स है, मतलब दूसरों के जो दुख है, सफरिंग्स का मतलब होता है दुख, दर्द, दूसरों के दुख और दर्द के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कैलस है। कैलस का मतलब बहुत ही पत्थर दिल है। तो हम इसका सिनोनिम क्या मान सकते हैं? इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम होता है हार्ड हार्टेड। तो हार्ड हार्टेड का मतलब पत्थर, कठोर दिल का, या मैं कह सकता हूं इनसेंसिटिव, जो इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, और इनसेंसिटिव जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता। इनसेंसिटिव कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनडिफरेंट। क्या हो सकता है? इनडिफरेंट। या मैं कह सकता हूं हार्टलेस,
क्या हो सकता है? हार्टलेस, जो दूसरों के प्रति भावना नहीं है जिसके दिल में, पत्थर दिल का है, हार्टलेस है वो। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब कोई व्यक्ति पत्थर दिल है, कठोर दिल का है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? नरम दिल का, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। क्या होगा? सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। हम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं काइंड। काइंड का मतलब दयालु, जो दयालु व्यक्ति होता है उसको हम कह सकते हैं काइंड, या मैं कह सकता हूं जनरस, जो बहुत ही जनरस है। तो जो दयालु व्यक्ति होते हैं, काइंड होते हैं, जनरस, वो इसके एंटोनिम हो सकते हैं। तो हमारे कितने वर्ड हो गए अब? 4 वर्ड्स। पहला वर्ड बेडलेम, हंगामा, शोर शराबा, और कैलस, पत्थर दिल का व्यक्ति। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5th वर्ड की ओर। 5th वर्ड है सीड। देखो 5th वर्ड है मेरे पास सीड, CEDE। बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बड़े छोटा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड का मतलब क्या होता है बच्चों? सीड का अर्थ होता है सरेंडर करना, किसी के सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना। जैसे सपोज कीजिए 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई के बीच एक कंट्री थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और वो क्या करता है? दूसरे कंट्री से कहता है कि ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूं, तुमको मेरे कंट्री की जितनी जमीन चाहिए ले लो और हमें बख्शो। हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्री के और लोग मारे जाएं, इसलिए आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी आप लेके जाओ, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, उसमें भी कुछ शर्तें होंगी। तो सीड का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, उसको जो चाहिए उसको दे देना, सीड कहलाता है। तो इसका मतलब होता है घुटने टेक देना, ठीक है, किसी के सामने हार मान लेना, इसका मतलब होता है सीड। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूं। देखिए, स्पेन सीडेड द आइलैंड टू अमेरिका। स्पेन ने आइलैंड अमेरिका को दे दिया, या सीडेड कर दिया मतलब उसको सौंप दिया। तो यहां पर जो सीड है उसका मतलब है कोई चीज दे देना, किसी जमीन को या कोई लैंड दे देना किसी को। तो स्पेन सीडेड द आइलैंड टू अमेरिका। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है गिव यानी देना, या ग्रांट, ग्रांट का मतलब प्रदान करना, या इसका सिनोनिम हो सकता है ट्रांसफर, ट्रांसफर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, या उनको ट्रांसफर कर देना। या मैं सरेंडर भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? सरेंडर, किसी के सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना। या मैं यील्ड भी कह सकता हूं, YIELD। ये जो यील्ड और सरेंडर है, इन दोनों का मतलब सेम है। तो देना, ट्रांसफर करना, सरेंडर, यील्ड, इन सबके सिनोनिम्स है। अब मुझे ये बताओ कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द एंटोनिम, मतलब अपोजिट क्या होगा? भाई देने का अपोजिट क्या होगा? लेना। तो इसका अपोजिट होगा क्या? टेक। या फिर जैसे देने का अपोजिट ये भी हो सकता है रखना, मतलब अपने पास ही रखना, सामने वाले को देना नहीं। तो इसका कीप भी हो सकता है, या इसका मतलब गेन भी हो सकता है, लाभ प्राप्त करना। तो ये जो टेक, कीप, गेन, इसके एंटोनिम हो सकते हैं। तो सीड का मतलब होता है किसी के सामने हार मानना या घुटने टेक लेना, सरेंडर कर लेना कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, जो तुम्हें लेना है या करना है वो आप कर लीजिए, और इसका ये मीनिंग हो जाता है। अब ये 5 वर्ड्स हो गए, इनके एंटोनिम्स हो गए और इनके सिनोनिम्स हो गए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है ग्रीन हॉर्न। देखिए, ग्रीन, GREEN, ग्रीन हॉर्न। इस ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रीन का मतलब हरा, और हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब होता है सींग। आप मान लो किसी के सींग को हॉर्न कहते हैं। तो जो ग्रीन, हरा, हॉर्न। अच्छा मुझे बताओ, जब भी कोई पौधा बड़ा होता है तो सबसे पहला कलर जो उसके अंदर आता है वो क्या है? वो ग्रीन है। तो ग्रीन का मतलब है कि वो फ्रेश है, अभी ताजा है। फिर जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, तो जब वो बूढ़ा हो जाएगा पेड़, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन नहीं हो जाएगा, वो ब्लैक या कोई और रंग में बदल जाता है। तो ग्रीन हॉर्न को ऐसे याद रखो कि ग्रीन जिसका शुरुआती कलर होता है, जो फ्रेश होता है, यानी इसका मीनिंग क्या होगा? फिर इसका अर्थ होगा अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड। क्या होगा इसका मीनिंग? इन एक्सपीरियंस्ड, जिसको अनुभव नहीं है
वो अनुभवहीन है। तो जब शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका इतना उसको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो शुरुआती दौर होता है उसका, वो ग्रीन हॉर्न होता है। जैसे आप अभी आपने कोई काम शुरू किया और आप कहेंगे सर मैं अभी अनुभव नहीं है मेरे पास इतना, तो आप ग्रीन हॉर्न है। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। अगला इडियम हमारे पास क्या है, देखो, हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले। अब क्ले का मतलब समझो बच्चों, क्ले होता है जो मिट्टी होती है ना, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उस मिट्टी को क्ले कहते हैं। और फीट का मतलब हो गया पैर, तो मिट्टी के पैर। हैव का मतलब होता है रखना, मतलब किसी व्यक्ति के जो पैर है वो मिट्टी में सने हुए हैं या मिट्टी में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति, देखो मिट्टी में सने हुए मतलब उसके पैर गंदे हैं, और एक व्यक्ति जिसके पैर बिल्कुल साफ हैं, क्लीन है। तो साफ पैर और गंदे पैर, इनमें कुछ अंतर समझो। गंदे पैर का मतलब वो व्यक्ति गंदा है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं उसके अंदर। और जिस व्यक्ति के पैर साफ है उसके अंदर कमियां नहीं है। तो आपको फीट ऑफ क्ले का मतलब मिट्टी वाले पैर यानी गंदे पैर यानी कमियां। तो फुल ऑफ फॉल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, फुल ऑफ फॉल्ट्स यानी जो फॉल्ट से भरा हुआ है। जैसे ही हैज अ फीट ऑफ क्ले, उसके मिट्टी के पैर हैं यानी उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारी उसके अंदर कमियां हैं। चलिए अब आते हैं अगले इडियम पे, नंबर 3। देखो, हेल्सियन, HALCYON, हेल्सियन डेज। और अब हेल्सियन डेज का मतलब समझो, डेज का मतलब होता है दिन, तो हेल्सियन डेज का मतलब क्या हुआ, शांति वाले दिन। ऐसे यहां पे डेज का मतलब है समय, टाइम, ऐसा टाइम जब चारों तरफ शांति है, मतलब उपद्रव नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, हर तरफ शांति बिखरी हुई है। तो ऐसे समय को, ऐसे दिनों को हम हेल्सियन डेज कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये होते हैं पीसफुल डेज, यानी पीसफुल टाइम, शांति वाला समय, शांतिपूर्ण समय को हेल्सियन डेज कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए क्या है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप मतलब रखना, और वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िए को रखना। फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। तो अगर हमें इसका मीनिंग याद करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए भेड़िया क्या होता है, भेड़िया शिकारी जानवर है, वो शिकार करने आता है और वो मार के चला जाता है। तो भेड़िए को दरवाजे से दूर रखने का मतलब ये हुआ कि डेंजर यानी खतरे को दरवाजे से दूर रखना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना, भूख से मरना। जैसे सपोज कीजिए कि आपके जैसे कहानी सुनाता हूं, किसी के घर के बाद एक भेड़िया बैठा हुआ था और वो घर के मेंबर्स को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। तो घर का जो बड़ा मेंबर था जो कमाने जाता था बाहर, वो भी नहीं निकल पा रहा था। तो बिल्कुल घर के गेट के बाहर भेड़िया बैठा हुआ था। तो कई दिन हो गए थे ऐसे, भेड़ियों को इंतजार था कि ये घर से बाहर निकले तो मैं इनको खा के मैं अपने पेट को भर दूंगा, और वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे घर से। तो कई दिन हो गए और कई दिन होने से उनके पास जो खाना पीना राशन था वो सब खत्म हो गया। तो वो भूख से मर रहे थे। क्या कर रहे थे, भूख से मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया और घर से बाहर निकला और भागने लग गया, और भेड़िया उसके पीछे 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 भागने लग गया। और वहां पे वो इतनी दूर उसको ले गया ताकि जो घर के अदर मेंबर्स हैं वो बाहर निकलें और कुछ खाएं। तो अवॉइड स्टारवेशन, तो उसने क्या किया, वो व्यक्ति ने जिसने बलिदान दिया, उसने उस भेड़िए को दरवाजे से दूर ले गया ताकि जो बाकी के जो मेंबर हैं वो भूख से नहीं मरे, यानी भूख खाना खा ले बाहर जाकर। तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन होता है। अब आते हैं अगले इडियम पर, लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च का मतलब क्या हुआ, लीव का मतलब छोड़ना, लर्च का मतलब होता है डिफिकल्टी। क्या होता है, डिफिकल्टी। लीव इन द लर्च का मतलब कि किसी मित्र, अपने मित्र को परेशानी में छोड़ के चले जाना,
जैसे आपका कोई मित्र है और वो जब आप परेशानी में आए तो आपको छोड़कर चला गया, तो ही लेफ्ट यू इन द लर्च, ही लेफ्ट यू इन द लर्च, आपको वो लर्च में छोड़ के चला गया, मतलब डिफिकल्टी में छोड़ के चला गया। तो लीव अ फ्रेंड मतलब छोड़ना एक मित्र को, इन डिफिकल्टी परेशानी में, किसी मित्र को परेशानी में छोड़ देना क्या कहलाता है? लीव इन द लर्च कहलाता है। चलिए, ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, 5 एंटोनिम्स एंड 5 सिनोनिम्स एंड 5 इडियम्स। आप इनको रोजाना याद करिए और धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करिए। आज इस क्लास को आज इसी नोट पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।